अभी रिसेंटली हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में जब कोर्ट रूम में हियरिंग चल रहा था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो भी जूता मारा, इससे शर्मनाक इंसिडेंट हमारे देश में और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये सिर्फ इंसिडेंट ही नहीं है, इस इंसिडेंट से हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक थोड़ा आराम से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश में आखिर सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम किस वे में फंक्शन करता है और यहाँ हमारे देश में धर्म सिस्टम किस वे में फंक्शन करता है और धर्म के लिए हमारे देश के लोग आखिर कैसे सोच रखते हैं, आपको डिटेल्स इस वीडियो के जरिए से पता चल जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि चीफ जस्टिस के ऊपर जो जूता फेंका गया, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। इससे कुछ दिन पहले ही कोर्ट में एक पिटीशन आया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया था, जिसमें एक पिटिशनर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग कर रहे थे कि खजुराहो में विष्णु का जो मूर्ति है जो टूट गया है उससे फिर से खजुराहो में पुनर्स्थापित किया जाने के लिए। लेकिन साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई उनके पीआईएल को रिजेक्ट कर देते हैं और ये कहते हैं ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है फेम पाने के लिए। इसके साथ साथ वो एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क ये भी देते हैं कि अगर तुम विष्णु को मानते हो तो जाओ विष्णु से पूछ के आओ, वो ही कुछ कर सकते हैं। जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई का ये स्टेटमेंट आता है तो कहीं ना कहीं बहुत जगह कुछ हद तक उनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा। लोग कहने लगे कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होकर भी वो हमारा सनातन धर्म के अगेंस्ट ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और इसी का ही शायद डायरेक्ट रिवेंज लेते हुए एक सीनियर लॉयर कोर्ट के हियरिंग के टाइम में वो अपना जूता उतार के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंकते हैं और ये कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म को कोई भी इंसल्ट नहीं कर सकता। जैसे ये इंसिडेंट होता है इसके तुरंत ही कोर्ट पे अवेलेबल जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वो उस लॉयर को काबू में ले लेते हैं और कोर्ट रूम से बाहर लेके वो डिटेन कर देते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इस इंसिडेंट से हमें क्या क्या सीख मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई के ऊपर। हमारे देश में अभी रिलीजियस थिंकिंग, रिलीजियस पॉलिटिक्स अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका है। यहाँ रिलीजियस पॉलिटिक्स इतना हद तक घुस चुका है कि हर कोई इसके रिलेटेड भुगतेगा। हर किसी के लाइफ में ये रिलीजियस पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप देख लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारा देश का जो न्याय का जो टॉप लेवल पे है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसको भी ये रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं छोड़ा। आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के बावजूद भी उनको भी इस पॉलिटिक्स का मतलब इम्पैक्ट तो उनको ऊपर भी डायरेक्टली पड़ा। सबसे पहला पॉइंट तो आप यही सीखिए कि हमारे देश में रिलीजियस पॉलिटिक्स किस सीमा तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। हमारे देश में अभी किसी को भी अच्छा हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। उनको बस ये चाहिए कि उनका धर्म को कोई भी हट ना कर दे, सेंटिमेंट्स को हट ना कर दे। वो लोग अपना धर्म के सहारे जिंदगी भर खुशी खुशी जी लेंगे, लेकिन फिर भी उनको बेसिक इम्यूनिटी नहीं चाहिए। पूरी तरह से अंधभक्त हो चुके हैं लोग धर्म के नाम पर। सेकेंड पॉइंट में आप सीख लीजिए, आज भी हमारे देश के जुडिशियरी सिस्टम तो जुडिशियरी सिस्टम ही है, ये कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम जैसे फंक्शन नहीं करता। पॉलिटिकल सिस्टम हमारे देश में जितने नीचे लेवल तक चला गया है, इतना कभी भी जुडिशियरी सिस्टम अभी तक नीचे लेवल नहीं गया है। कहीं ना कहीं जुडिशियल भी अभी अपना जगह पर स्टेबल ही है, इसीलिए हम सब जुडिशियल मतलब सिस्टम के ऊपर अभी फेथ रखते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, वो जो जूता मारा उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, उनको फोर्सफुली उस कोर्ट रूम से मतलब बाहर निकाला गया। इसके बाद उनके ऊपर कोई भी एफआईआर, कोई भी केस नहीं किया गया और उनको अभी ऐसे ही छोड़ दिया गया। और वो जो जूता फेंके थे उस जूता भी उनको आराम से लौटाया गया कोर्ट के साइड से और कोर्ट ने भी उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कोई जूता फेंकता है, इसके बावजूद भी वो उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। इसीलिए तो जुडिशियल सिस्टम ही होता है हमारे देश में। वो ऐसे कभी भी वो जुडिशियल सिस्टम होने के बाद भी, इतना सारा पावर अपने हाथ में रखने के बाद भी, वो चाहते तो बहुत सा बड़ा केस करके उसको अंदर डाल सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो जानते हैं अच्छे से कि उनके ऊपर कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो न्याय की मूर्ति है, इसीलिए वो कभी भी अन्याय नहीं करेंगे। और यही हुआ, इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी उनको छोड़ दिया गया, उनके ऊपर कोई भी बड़ा केस नहीं बना और लास्ट में उनका जूता भी उनको आराम से लौटाया दिया गया। यही चीज आप थोड़ा सोच लीजिए, पॉलिटिकल सेक्टर में हमारे देश में अगर आप किसी एमएलए को भी अगर गाली दे दो, वो भी इनडायरेक्टली, उसके सामने नहीं, इसके बाद आपके साथ क्या होगा, दुनिया भर का परेशानी आपका लाइफ में शुरू हो जाएगा। एमएलए का बात तो छोड़ दो, आप छोटे छोटे किसी कॉर्पोरेटर को भी उंगली कर दो ना, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। उनके चमचा आपको शांति से जीने नहीं देंगे। दुनिया भर का तकलीफ आपका डे टू डे लाइफ में आप खुद महसूस कर पाएंगे। आप रोड पर भी सुकून से नहीं जा पाएंगे, कोई आपको एक्सीडेंट कर देगा, रोड पे आपको थ्रेटनिंग किया जाएगा और मैक्सिमम केस तो मतलब दुनिया भर का अनशन आपके ऊपर शुरू हो जाएगा।
फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी लेके प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका घर में प्रॉब्लम हो जाएगा, और मैक्सिमम केस में तो आप किसी बड़े पॉलिटिशियन को थोड़ा बहुत भी उंगली कर दो तो मैक्सिमम चांस है कि आपका घर पे बिना नोटिस के बुलडोजर भी चलाया जाएगा। और एक्चुअली भी ग्राउंड रियलिटी में भी सिचुएशन इससे बदतर भी हो चुका है, ये आप सब भी महसूस करे होंगे अपना लाइफ टाइम में। इसके बाद थर्ड पॉइंट में बात करते हैं कि लोगों का थिंकिंग। देख लिए, वो सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर लॉयर होने के बावजूद भी उनका मेंटालिटी कैसा है। आप कभी भी किसी को भी उनका एजुकेशन, प्रोफेशन, उसका क्वालिटी, उसका मतलब आप एक्सपीरियंस से आप कभी भी उनका नॉलेज को कंपेयर मत कीजिए। ऐसे लोग इतना नॉलेज होने के बावजूद भी, इतना टॉप पोस्ट पे बैठे लॉयर होने के बाद भी, वो भी कैसे धर्म के प्रति, मतलब रिलीजियस पॉलिटिक्स के प्रति कैसे वो सेंटिमेंट्स रखते हैं, आप खुद देख लीजिए। हमारे देश में बैलेंस थिंकिंग रखने वाले बहुत कम इंसान है। जो जितना बड़ा प्रोफेशन पर बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एजुकेटेड है। कोई एमएलए बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, देश का पीएम भी बन सकता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वो एक बैलेंस इंसान है, सब कुछ बैलेंस में सोचता है। आजकल तो आप देखे होंगे मूर्ख से मूर्ख इंसान जो ऊपर पोस्ट पे बैठा है, मैक्सिमम जो बड़ा बड़ा पोस्ट को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं हमारे देश में, वो सब एक्चुअली बैलेंस थिंकिंग वाला नहीं होते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को भी उनका प्रोफेशन, नॉलेज, उनका पोस्ट, वो जितना बड़े पोस्ट पे बैठे होने पर भी आप ये मत सोच लीजिए कि एक एजुकेटेड इंसान होगा। और आखिर में 4 नंबर पॉइंट ये है कि आप किसी को भी पूरी तरह से अपने मन में अपनी ओर से क्लीन चिट मत दे देना। देखो, बीआर गवाही के ऊपर जूता फेंका गया, वो गलत हुआ, लेकिन बीआर गवाही भी जो वर्डिक्ट दिए वो शायद सही था, लेकिन इसके साथ वो जो रिमार्क दी वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो था। और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में उनको इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि हमारे देश में रिलीजियस सेंटिमेंट्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स अपना चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आप एक इतना टॉप लेवल पे बैठे, आप एक सीनियर मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आपका स्टेटमेंट हमारे देश के लिए वाकई मायने रखते हैं, इसीलिए आप स्टेटमेंट ऐसे दीजिए जो कि लोगों को हर्ट ना करे। चलो मानते हैं, ठीक है कि आप जो बोले आपका सेंस में, आपका थिंकिंग में वो सही है, मैं भी मानता हूं कि वो सही है, लेकिन आप जो स्टेटमेंट दिए वो स्टेटमेंट को डिकोड करके इन मूर्ख जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स भर के रिलीजियस अंधा बन चुके हैं हमारे देश का पब्लिक, उनको कौन समझाए? वो तो मूर्ख ही है ना। इसीलिए आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है आप ऐसे स्टेटमेंट दो ये मूर्ख को थोड़ा समझ में आए। कॉम्प्लेक्सिटी वाला स्टेटमेंट ऐसे मूर्ख को समझ नहीं आता। वो ऐसे भूखे नंगे लोग सब कुछ छोड़ के वो अपना धर्म को बचाने के लिए निकल पड़ेंगे। इसीलिए आप जितने भी नॉलेज इंसान क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा ऐसे वर्ड चुनना है जो कि आपसे बहुत नीचे बेसिक लेवल के मूर्ख को समझ में आना जाना चाहिए, नहीं तो कंट्रोवर्सी हमारे देश में ऐसे ही होगा। इस इंसिडेंट को रिलेट करके मैं अपने ओर से आपको जितना भी ओपिनियन दिया, इस ओपिनियन के ऊपर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।